नमस्कार, उड़ान ऐसे अकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारी रिवीजन श्रृंखला का चौथा वीडियो है और इस सेक्शन में आज हम देखने वाले हैं मध्य भारत का इतिहास का पहला पॉइंट या पहला टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे क्या मुस्लिम धर्म का या इस्लाम धर्म का उदय। हालांकि ये टॉपिक जो है मेंस का है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको कवर नहीं किया है। दूसरा टॉपिक जो है मुस्लिम आक्रमण, जिसमें पहला आक्रमणकारी कौन होंगे, मोहम्मद बिन कासिम, फिर महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी। फिर देखेंगे दिल्ली सल्तनत के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, फिर मुगल काल। तो बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की ओर। हमारा पहला टॉपिक है मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण में देखेंगे हम मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी और मोहम्मद गौरी का आक्रमण। तो सबसे पहले है अरब आक्रमण। तो करते कौन है, मोहम्मद बिन कासिम। होता कहां पर है, याद रखिएगा, ये सिंध पर, मुख्य भारत पर नहीं हुआ था। जानकारी फुतुल अल बरदान जो बिलादुरी की रचना है, इसके अलावा जो है चचनामा अबू बकर कूफी ने लिखा है। इस दौरान जो है कौन सा युद्ध होता है, तो रावुर का युद्ध होता है। कहानी बहुत सारा, बस याद रखिएगा रावुर का युद्ध। तो ये कासिम का युद्ध होता है किससे, दाहिर से। दाहिर जो है तक्षशिला का शासक है। जब दाहिर मारा जाता है तो दाहिर की पत्नी जो होती है वो जौहर प्रथा को अपना लेती है। तो ये पहला आक्रमण है, ये याद रखें। हालांकि कारण और भी है, लेकिन इतनी जानकारी जो है वो जरूरी है। फिर तुर्क आक्रमण, तो यामनी वंश के शासक करते हैं और यामनी वंश के जो संस्थापक रहते हैं वो अल्पतकीन रहते हैं। और इसके बाद आते हैं सुबक्तगीन, और सुबक्तगीन के उत्तराधिकारी होते हैं कौन, महमूद गजनवी। अब तुर्क आक्रमण में जो हमें जानना है महमूद गजनवी के बारे में कि ये इनकी उपाधि क्या थी, बुतशिकन। भारतीयों ने इनको बुतशिकन अर्थात मूर्ति भंजक कहा है। ये पहले थे जिन्होंने गाजी की उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि धारण की। इसके अलावा इन्होंने अपने सिक्कों पर संस्कृत लेख भी लिखे हैं, ये भी याद रखेगा, संस्कृत लेख। ठीक, अब देखिएगा इनका भारत में लगभग 17 अभियान हुआ है, ऐसा कहना है कि इनका हेनरी एलियट का। अब इसमें से 2 अभियान जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो है इनका 16वां अभियान जो 1025 में हुआ, कहां, सोमनाथ मंदिर में। शासक थे भीम प्रथम। वही जो इनका अंतिम अभियान होता है 1027 में जाटों के विरुद्ध होता है, क्योंकि यही जो जाट थे जब ये सोमनाथ मंदिर लूट कर जा रहे थे तो इन जाटों ने महमूद गजनवी पर क्या किया था, आक्रमण किया था। अब अगर आगे देखें तो इनके बारे में यह है कि इनके साथ कौन कौन साहित्यकार या विद्वान भारत आते हैं। तो ये फूफा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ए से अलबरूनी, फारूकी, उतवी और ये फिरदौसी। तो आप इनको ऐसा याद कर लें, आसानी से याद हो जाएगा। फिर अगर बात करें द्वितीय आक्रमण या तीसरे आक्रमण की, द्वितीय तुर्क आक्रमण की बात करो ना, और ये होने वाला कौन सा है, ये भारत में तीसरा मुस्लिम आक्रमण। संसबनी या गोर वंश के शासकों के द्वारा किया जाता है। संस्थापक होते हैं गयासुद्दीन गोर और इनके उत्तराधिकारी होते हैं सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी या मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। इसी कारण इन्होंने अपने सिक्कों पर क्या लिखा है, मोहम्मद बिन साम अंकित कराया है। अब देखिएगा तराइन का पहला युद्ध, तो मैं टी फर्स्ट लिख रहा हूं यहाँ पर, ये टी क्या है, सेकेंड, तराइन का दूसरा युद्ध। और ये है चंदावर, कौन सा युद्ध है ये, चंदावर का युद्ध। ठीक, अब देखिए तराइन का पहला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत जाते हैं और हारते कौन है, गौरी हारते हैं। फिर दूसरे में कौन हार जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान, गौरी जीत जाते हैं। फिर जयचंद की अगर बात करें तो जयचंद हार जाएंगे, गौरी जीत जाएंगे, बस इतना ही याद रखेगा। तो तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध और चंदावर का युद्ध। तो अगर बोला जाए गौरी के लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा है, तो तराइन का दूसरा युद्ध है। इसके बाद आपको देखना है क्या, ये जब जयचंद को हरा देते हैं चंदावर के युद्ध में, तो इनका अधिकार हो जाता है कहां पर, कन्नौज में। और कन्नौज पर अधिकार करने के बाद क्या करते हैं, एक सिक्का जारी करते हैं जिसके एक ओर लक्ष्मी जी का चित्र बना होगा और दूसरी ओर लिखा होगा मोहम्मद बिन साम, क्योंकि इनका नाम हुआ करता है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। अब इनका अंतिम अभियान आपको याद रखना है जो 1206 में कहां पर होगा, सिंध में खोखर के विरुद्ध होगा। तो इतना ही पढ़ना है आपको कहां, मुस्लिम आक्रमण में। अब अगर आगे की हम बात करें तो पढ़ना है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में देखिएगा मैं बहुत कम टॉपिक को यहाँ पर कवर कर रहा हूं, आपको ज्यादा से ज्यादा टॉपिक यहाँ पर कवर करना है। तो इसमें देखिएगा आपको पढ़ना है शासक विशेष, एकदम लिमिटेड पढ़ना है। शासक विशेष में जैसे मैं बात करूं इल्तुतमिश, जहां से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इल्तुतमिश पूरा पूरा पढ़ना है। बलबन, ठीक है, जैसे मैं बात करूं इल्तुतमिश के इक्ता प्रणाली, तुर्कान चहलगानी, ठीक है। फिर उसके बाद इनके सिक्के, टका, जीतल, फिर इनके अभियान, ठीक है। तो ये बस थोड़ा थोड़ा इनके द्वारा बनाए गए निर्माण कार्य। फिर बलबन का राजत्व नीति क्या था, लौह रक्त की नीति क्या थी, यहां से प्रश्न पूछता है। फिर बलबन का सिजदा, पैबोस, नौरोज त्योहार, ये प्रश्न बनता है। फिर गुलाम वंश में एक और थे ऐबक, ऐबक का पढ़ लीजिएगा, ये 3 यहां से। फिर खिलजी वंश, खिलजी में केवल और केवल पढ़िएगा किनको, अलाउद्दीन खिलजी को। तो अभियान है इनके,
अलाउद्दीन खिलजी, इनके अभियान, इनका बाजार व्यवस्था, इनका सैन्य व्यवस्था, स्थायी सेना रखने वाले दिल्ली सल्तनत के पहले शासक। फिर आमिर खुसरो भी इनके समय थे, आमिर खुसरो तो हालांकि बलबन के समय से हैं, तो वो पूरा चीज देखना है, तो इसमें इतना ही पढ़े। फिर उसके बाद अगर बात करें तुगलक वंश, तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं गयासुद्दीन तुगलक, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद वह है फिरोज शाह तुगलक। इन तीनों को तो नहीं छोड़िएगा, और खासकर इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, इनको पढ़ना ही है। फिर उसके बाद है सैयद वंश, सैयद वंश के बाद आएगा लोधी वंश। अगर मान लीजिए आप सैयद वंश छोड़ भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लोधी वंश में बस आपको सिकंदर लोधी अच्छे से पढ़ना है, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, सिकंदर और इब्राहिम लोधी, इतना ही बस पढ़ना है भाई, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। जैसे इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी, ठीक है, 2 रचनाएं लिखी इन्होंने, फहरांग सिकंदरी, लज्जत सिकंदरी। कुतुब मीनार के पुनर्निर्माण में इनका योगदान रहा, ये खतौली की युद्ध, बाड़ी की युद्ध और पानीपत का पहला युद्ध, बस इतना ही, थोड़ा थोड़ा ही देखना है, इससे ज्यादा नहीं देखना है। अब जो हमें परेशान करता है ये वाला सेक्शन, उस पर फोकस करेंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ जो प्रश्न डील करूंगा वो प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न ही होंगे। जब अगला वीडियो हमारा जब आएगा तो उस दौरान हम क्या करेंगे, इससे मॉडिफाइड क्वेश्चन बनाएंगे और मॉडिफाइड क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही देखने वाले हैं। अगला वीडियो जब भी हमारा आएगा, ठीक है, आज 1 तारीख है तो 3 तारीख को हमारा जो वीडियो आएगा, तो इस टॉपिक के पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद अगले टॉपिक में चलेंगे। हालांकि हमारा प्रीवियस एक टॉपिक का क्वेश्चन भी बाकी है, उसको भी वहां पर, तो 30 क्वेश्चन के आसपास वहां पर हम सॉल्व करेंगे पहले टॉपिक में पहुंचने से पहले। अब देखिएगा यहां पर जो बार बार प्रश्न पूछा गया है, जो बार बार प्रश्न पूछा गया है वो हसन निजामी से पूछा गया है। इनकी रचना ताजुल मासिर, मिनहाजुद्दीन सिराज, तबकात नासिरी। अगर आपने लास्ट ईयर पेपर दिया होगा मंडी निरीक्षक और सहायक संपरीक्षक, तो ये दोनों ही उठाकर पूछ दिया गया है, ठीक है। फिर अमीर हसन, इनका है फवादुल फवाद। फिर जियाउद्दीन बर्नी, तो इनकी बहुत सारी रचना है, तारीख फिरोजशाही, फतवा जहांदरी, कुव्वत उल तवारीख, सनाए मोहम्मदी और हसरतनामा। तो अगर ज्यादा भी नहीं पढ़ना तो इस पेज में जितना है ना, 4 नाम, इन चारों की रचनाएं अच्छे से पढ़ लीजिए, इन चारों की रचनाएं क्या कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। हालांकि और भी हमारे पास है, अगर ये ना प्रिपेयर करते बने तो वो जो 4 नाम है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो मैंने 4 नाम यहाँ लिखे ना, इनका पहले याद करके नोट करके रख लीजिएगा, नोट करके। इधर तो पढ़ना नहीं, इधर आपके पास समय है तो बिल्कुल पढ़िएगा, आगे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ना नहीं तो जरूरी नहीं है आगे पढ़ना। ये देखिएगा बद्रे चास तो दीवाने चच और शाहनामा इन्होंने लिखा है, तो शाहनामा फिरदौसी ने भी लिखा है, ये भी याद रखेगा। फिर शम्स ए सिराज अफीम, तो ये तारीख फिरोजशाही लिखा है इन्होंने। फिर मोहम्मद बिन हामिद खानी ने क्या लिखा है, तारीख मोहम्मदी। फिर अनाइनुल मुल्क मुल्तानी, तो इंशाए महरू, ये इन्होंने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है यहया बिन अहमद सरहिंदी, तारीख मुबारक शाही, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा यहाँ पर। फिर शेख जमालुद्दीन, अगर नहीं पढ़ेंगे, शियार उल आरफिन या महरूमा, ये इनकी रचना है। अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बहकी, तो ये जो है इनकी रचना है तारीख ए मसूदी, ठीक, इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा इसामी की जो रचना है फुतुल सलातीन, ये इंपॉर्टेंट है। ये महमूद गजनवी से मोहम्मद बिन तुगलक का इतिहास बताता, कहां से, गजनवी से लेकर कहां तक का, तुगलक तक का इतिहास बताता है। तो याद रखना इसामी की रचना क्या है, सलातीन है, इसामी सलातीन, तो इसका सेकंड लेटर से यहां सलातीन ऐसे करके याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट है। अब आगे अगर बढ़े तो फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। फिर उसके बाद है इब्न बतूता, ये छोड़ दीजिएगा, इब्न बतूता की रचना रहला, इसमें डाक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। फिरदौसी शाहनामा, अमीर खुसरो की कई सारी रचनाएं हैं, तो कई सारी रचनाओं को देखिएगा मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। खजानिल फुतूल, किरण उस सदैन, मिफ्ता उल फवाद, नूर सिपेहर, आशिका उल अनवर और तुगलक नामा। केवल नाम पढ़िएगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल नाम पढ़िएगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो यहां पर कई सारे विभाग थे, कई सारे विभाग और उनसे संबंधित कौन कौन से व्यक्ति थे। तो देखिएगा दीवाने विजारत, यह सबसे महत्वपूर्ण विभाग था। इसका प्रमुख कौन होता था, वजीर अथवा कौन होता था, प्रधानमंत्री होता था। फिर या इसे क्या कहा जाता था, विजारत, ठीक। और विजारत से जुड़े हुए कई सारे और विभाग थे, दीवाने इशराफ, तो ये लेखा परीक्षक होता था।
दीवान इमारत यह लोक निर्माण विभाग होता था, दीवान कोई कृषि विभाग, और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया है, इसको बनाया था। मोहम्मद तुगलक ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको बनाया था। दीवान वकूफ तो ये व्यय और कागजात की देखभाल करने वाला था। मुक्त खराश ये याद रखेगा राजस्व अधिकारी होता था, साथ ही साथ भ्रष्टाचार देखता था। और इस प्रकार ये इसकी जो स्थापना है किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, याद रखेगा। ठीक है, एक नजर देख लीजिएगा यहाँ पर जो मैं टिक कर रहा हूँ, एटलीस्ट उतना आप देख ही लीजिए किसने किसने किसकी स्थापना की है। अब बढ़ते हैं आगे। तो वजीर के सहयोगी, नायब ए वजीर तो वजीर का सहायक, मुबालिक तो ये महालेखाकार होता था, मुस्तौफी ए मुबालिक तो महालेखाकार परीक्षक, फिर मजुम अदार तो ये होता था आय व्यय का लेखा जोखा करने वाला, खजीन तो खजांची, ये नजीर याद रखेगा, नाजिर जो है मापतौल का अधिकारी है, और वकील है सलातन या वकील ए सल्तनत। तो नासिरुद्दीन महमूद द्वारा क्या किया गया था, इसको स्थापित किया गया था। ठीक, और ये करता क्या था, इस विभाग का कार्य जो होता था वो व्यवस्था एवं सैनिक व्यवस्था, ठीक है, कार्य शासन व्यवस्था और सैनिक व्यवस्था की देखभाल करना होता था। और यही आगे चलकर ये जो पद है ना, ये वजीर का स्थान ले लेगा। अगर आगे बात करें तो मुहस्सिब तो ये इंपॉर्टेंट है, तो जितना जितना मैंने इंपॉर्टेंट बोला है वो करिएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। ये क्या करता था, आचरण देखता था लोगों के। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, सदर सुदूर तो ये कौन है, तो दान और धार्मिक विभाग का प्रमुख, काजिल कुजात कुजात है ना ये, तो न्याय विभाग के प्रमुख, बरीद मुमालिक गुप्तचर, फिर दीवान इस्तेहाक ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन है, पेंशन विभाग, इसकी स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिर दीवाने खराज इसकी स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने, दारुल सफा इसकी स्थापना भी किसने, फिरोज शाह तुगलक ने की है। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित ये तीनों के तीनों तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैरात मतलब दान देना, और शफा तो ये है औषधि या चिकित्सालय से संबंधित है। अब अगर आगे बात करें तो इस दौरान जो है सल्तनत कालीन 5 प्रकार के कर, तो उश्र और खराज ये दोनों के दोनों जो है वो कैसे कर है, तो भूमि कर है। अब उश्र जो लिया जाता था किससे लिया जाता था, मुसलमानों से लिया जाने वाला क्या होता था, भूमि कर। खराज जो होता था गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर होता था। फिर खम्स या इसको बोलते हैं खुम्स, ये लूट के सामान पर क्या होता था, बंटवारा होता था। अलाउद्दीन के समय मतलब ये जो होता था 20%, या इसको कहना चाहिए मुझे क्या 1/5, और दूसरा याद रखेगा 80%, या इसको बोलना चाहिए 4/5। ठीक, पहले क्या होता था, ये सुल्तान के पास जाता था जब सेना स्थायी नहीं थी, और ये कहां जाता था, 80% सैनिकों के पास जाता था। किसके पास, सैनिकों के पास। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया, उसमें परिवर्तन कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था, इसे परिवर्तित कर दिया था। क्या कर दिया था, सुल्तान के पास जाता था 80%, और ऐसा क्यों होता था समझिएगा, क्योंकि सुल्तान ने स्थायी सेना रखी थी और उनको क्या देते थे, नगद वेतन। इस प्रकार लूट के सामान का जो ज्यादा हिस्सा जाता था वो सुल्तान के पास जाता था। सुल्तान के पास जाता था 80% और सैनिक के पास 20%। अगर ये परसेंट में ना देकर नहीं देगा तो ये देगा 4/5 और ये 1/5, कुछ ऐसा देगा। ठीक, तो ये लूट के सामान पर। और फिर 2 धार्मिक कर देख रहे हैं, 2 धार्मिक कर, ये मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जकात, और जजिया जो होता था किससे लिया जाता था, गैर मुसलमानों से। अब यहाँ पर किससे नहीं लिया जाता था वो याद रखेगा, स्त्रियों से नहीं लिया जाता था, बच्चों से नहीं लिया जाता था, सन्यासी या भिखारी से नहीं लिया जाता था, है ना, पुजारी साधु, इनसे नहीं लिया जाता था। आपको याद रखना है कि इनसे तो लिया ही नहीं जाता था। लेकिन एक बार फिरोज शाह तुगलक ने घोषणा जरूर की कि आप दिल्ली के जो भी ब्राह्मण हैं इनको आपको टैक्स देना पड़ेगा करके। लेकिन दिल्ली के लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि अगर आप उनसे टैक्स लेंगे तो उनका टैक्स हम देंगे, लेकिन आप ब्राह्मणों से टैक्स नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें तो इस दौरान जो है सिक्के, तो यहां पर मैंने आपको बताया था मोहम्मद गौरी के सोने के सिक्के, एक तरफ लक्ष्मी जी की प्रतिमा होती थी और दूसरी तरफ उनका नाम होता था, वो भी कौन से लिपि में, नागरी लिपि में। ठीक, फिर उसके बाद चीनी सिक्के चाओ, कागज और रेशम से बने होते थे, के आधार पर ही मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, तांबे और कांसे के सिक्के चालू किए थे। ठीक, और अगर बात करें तो जीतल और टका, ये दोनों जो है इल्तुतमिश के समय से हैं, इल्तुतमिश के समय से। फिर अधा, ठीक, एक और सिक्का याद रखेगा शशगनी, शशगनी, अधा और बिक, ये तीनों जो सिक्के हैं ये फिरोज शाह तुगलक के समय से चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक, तो ये बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। बहलोल सिक्के कौन चलाएंगे, बहलोल लोधी चलाएंगे। ठीक है, किसके सिक्के हैं ये, तांबे के सिक्के हैं। किसके सिक्के हैं, तांबे के सिक्के हैं। अब अगर बात करें प्रश्नोत्तर की, तो प्रश्नोत्तर में याद रखिए जितना मैंने अभी बताया ना उतना एक बार अच्छे से रिवीजन करिए,
टॉपिक जो है आसान है, यहाँ पर कम पढ़ना है। प्राचीन भारत में हमने जितना भी पढ़ा है उससे तो यहाँ कम ही पढ़ना है। तो मैं अभी यहाँ पर जो प्रश्नों को डील कर रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न ही है, ठीक, कोई नया प्रश्न नहीं है। अगला वीडियो जो भी आएगा हमारा उसमें आप देखेंगे नए क्वेश्चन रहेंगे, और ये पूरे टॉपिक से जितना भी हमने देखा है वहां से संबंधित प्रश्न वहां पर इंक्लूड करेंगे। देखिए, मध्यकाल भारत या मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? किस देश का क्या था? निवासी था। CGPSC 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। तो वो फारस से था, मोरक्को से, मिस्र से था या अफगानिस्तान से था? तो आप याद रखिएगा कहां से था, मोरक्को से था, अफ्रीका ट्रेजियर से। आगरा की स्थापना किसने की है? तो सिकंदर लोदी, तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करते हुए, ठीक है। फिर उसके बाद चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में किसके समय पर आक्रमण किया? तो ये आक्रमण होता है इल्तुतमिश के काल में, ये आक्रमण होता है इल्तुतमिश के काल में। अब थोड़ा सा अगर बताने की कोशिश करूं तो हालांकि जो चंगेज खान होते हैं वो कहां जाते हैं? तुर्क जाए रहते हैं, और तुर्क में जो शासक रहता है ख्वारिज्म का, उसका नाम रहता है क्या? जलालुद्दीन मांगबरनी। और जलालुद्दीन मांगबरनी अपनी जान बचाने के लिए कहां तक भाग आता है? सिंध तक, और इसी का पीछा करते हुए चंगेज खान भारत तक पहुंच जाते हैं। और इस समय इल्तुतमिश क्या रहते हैं? भारत में शासक रहते हैं। लेकिन इल्तुतमिश ने उनकी मदद नहीं की, और इस प्रकार इल्तुतमिश ने स्वयं की मदद कर दी। अगर इल्तुतमिश जलालुद्दीन मांगबरनी की मदद करते तो हो सकता है उसी समय भारत में मंगोल आक्रमण प्रारंभ हो जाता। अगला देखिएगा क्या लिखा हुआ क्वेश्चन कि बलबन के राज्यारोहण ने दिल्ली सल्तनत को एक लोहे जैसी इच्छा शक्ति का शासक प्रदान किया। बिल्कुल सही है, इन्होंने लौह रक्त की नीति भी अपनाई थी, पहला पॉइंट तो सही है। उसने ताज की प्रतिष्ठा को ऊंचा करने के लिए दरबारी समारोह प्रारंभ किया था, बिल्कुल ये भी सही है, समारोह इन्होंने प्रारंभ किया था। फिर उसके बाद क्या है? उसने दृढ़ता पूर्वक अमीरों के विद्रोह का क्या किया? दमन किया। तो तीनों के तीनों पॉइंट जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, दोनों तीनों के तीनों पॉइंट क्या है? सत्य है, तो ये सही है। फिर दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सेना का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता था? सेना का अध्यक्ष जो होता था वो कहलाता था अरीज मुमालिक। ये मिस हो गया है मेरे से, तो आप चार जो प्रमुख है उनको जरूर लिखिएगा। तो एक तो वजीर हो गया दीवाने विजारत का, फिर उसके बाद देखते हैं क्या, दीवाने अर्ज का दीवाने मुमालिक, आरिज मुमालिक, फिर दीवाने इंशा और दीवाने रियालत। ये आप देखिएगा एक बार। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में फिरोज तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की है? तो फिरोज शाह तुगलक के एक चचेरे भाई होते हैं जिनका नाम होता है क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। उनका जो मूल नाम है वो है जौना खां, उनके ही नाम पर क्या बना हुआ है? जौनपुर की स्थापना हुई है। फिर निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने एक विशाल स्थायी सेना रखी थी? तो मैंने बताया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया ऐसा, ठीक है, स्थायी सेना रखी और उनको नगद वेतन भी प्रदान किया था, और खुम्स नामक जो कर होता था उसमें परिवर्तन भी किया था। फिर देखें अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान के शासनकाल में पुर्तगाली भारत में आए थे? अब अगर ध्यान दें, ठीक है, तो उस समय जब अगर मैं बात करूं लोधी वंश का, लोधी वंश का जो समय है 1451 से लेकर 1526 तक होता है। और हमको पता है अगर पहले यूरोपीय जो होते हैं, और पहले यूरोपीय में भी कौन आते हैं? पुर्तगीज आते हैं। कौन आते हैं? पुर्तगीज। और पुर्तगीज में कौन आते हैं? वास्को डी गामा 1498 में। तो आप देखिएगा इनका ही समय होना चाहिए, तो ये सैयद वाले तो नहीं हो सकते, इन दोनों में से कोई एक होने चाहिए। अब बहलोल लोदी का जो समय है 1451 से लेकर 1489 के आसपास तक, तो ये समय तो मैच नहीं कर रहा है किससे? वास्को डी गामा से, तो इनका समय मैच करेगा 89 से लेकर 1517 तक इनका समय रहेगा, ठीक। तो यही है शासक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आमिर खुसरो द्वारा लिखित नहीं है? अब देखो आमिर खुसरो द्वारा लिखित नहीं है, तो एक बार अपन क्या चलते हैं, वापस चलते हैं, कहां? यहां, ठीक। आमिर खुसरो की रचना खजाइनुल फुतूल, किरान उस सादेन, मितवा उल फतह, ठीक है, नूह सिपहर, आशिका उल अनवर और तुगलक नामा। अब आते हैं हमारे प्रश्न की तरफ, और प्रश्न की तरफ क्या लिखा हुआ है देखिएगा। कौन सी रचना आमिर खुसरो की नहीं है? कौन सी रचना आमिर खुसरो की नहीं है? तो आपने देखा किरान उल सादेन लिखा हुआ है, खजाइनुल फुतूल ये भी लिखा हुआ है, तुगलक नामा भी लास्ट में लिखा हुआ है। कौन सा नहीं लिखा हुआ है? ये नहीं लिखा था। सलातीन याद होगा, सलातीन, इसामी, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, इसी से याद रखिएगा, इसामी, तो स से याद रखिए सलातीन, ठीक। तो ये आमिर खुसरो की रचना नहीं है, समझ में आया? तो इस प्रकार के प्रश्न जो है दिल्ली सल्तनत से पूछे गए हैं।
अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मुगल काल, और मुगल काल से भी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और देखिएगा मैंने यहाँ पर उन टॉपिक को ही रखा है मुगल काल में जो एग्जाम के लिए ज्यादा जरूरी है, जिसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर भी आपको क्या पढ़ना है, अकबर बाबर के क्या पढ़ना है, अभियान, बाबर के क्या पढ़ेंगे आप, अभियान पढ़ेंगे, और अभियान के बाद इनकी जो साहित्य थी, ठीक है, इसको तो कम ही समय लगेगा पढ़ने में। फिर हुमायूं, हुमायूं में बिलग्राम और चौसा, हुमायूं के अभियान में क्या है, बिलग्राम और चौसा, निर्माण कार्य तो इनके समय हुआ नहीं। फिर उसके बाद अगर बात करें शेर शाह, शेर शाह पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसके बाद शेर शाह का ही समय शुरू होता है। शेर शाह में लास्ट टाइम तो एक बार सड़क पूछ दिया गया था, इनके द्वारा बनाया गया, इनका अभियान भी इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा चलाए गए सिक्के भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर निर्माण कार्य इन्होंने कुछ कराया है क्या, वो देखिएगा, बस एक एक नजर देखना है अच्छे से। फिर अगर अकबर की बात करें तो अकबर का जो कार्य था, ठीक है, जैसे क्या, दास प्रथा का अंत कब किया, तीर्थ यात्रा कब समाप्त किया, जजिया कर कब समाप्त किया, फतेहपुर सीकरी की स्थापना, इबादत खाने की स्थापना, फिर दीन इलाही की स्थापना, नया संवत कब इन्होंने जारी किया था वो, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, अभियान, तो अभियान में एकदम मुख्य मुख्य जैसे मेवाड़ अभियान है, हल्दी घाटी अभियान पूछा जा चुका है, फिर है आसिरगढ़ अभियान, अहमदनगर अभियान, काबुल अभियान, काबुल अभियान के नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये सब एकदम डिटेल में नहीं जाना है। फिर नवरत्न में कौन शामिल है, ठीक है, नवरत्न में शामिल कौन है, इतने आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं जहांगीर, जहांगीर के समय अभियान तो उतना कुछ हुआ नहीं, अभियान लिख लीजिएगा, अभियान थोड़ा सा बस देखिए, ज्यादा नहीं है। यहाँ पर मेवाड़ अभियान होगा, मेवाड़ जो है मुगल के अधीन आ जाएगा, जो अकबर का अधूरा सपना रहेगा। फिर उसके बाद शाहजहां, शाहजहां अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ दीजिएगा, शाहजहां इंपॉर्टेंट नहीं है, प्री की हिस्ट्री से देख सकता जाए तो। औरंगजेब थोड़ा सा पढ़िएगा, ठीक। औरंगजेब में क्या पढ़ना है आपको, विद्रोह पढ़ना है, क्या पढ़ना है, विद्रोह, इनका अभियान उतना ज्यादा नहीं है, इनका विद्रोह पढ़ना है, ठीक है। और इनकी धार्मिक स्थिति, धार्मिक में इन्होंने क्या क्या किया था थोड़ा बहुत वो, ठीक। और अलग से एक शासक आएंगे दारा शिकोह, दारा शिकोह, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन तो उठाया वहां से दारा शिकोह जी से, ठीक है, शिकोह। तो इतना थोड़ा थोड़ा जो लिखा हुआ है वो जरूर देखिएगा, बाकी जो है एक्स्ट्रा जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिएगा जैसे सिक्के, तो अकबर ने दिल्ली में एक शाही टकसाल का क्या किया था, निर्माण किया था, ठीक है। और अब्दुल समद ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिनको ना श्री कलम की उपाधि दी है अकबर ने, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक। उसका प्रधान नियुक्त किया। मुगल काल में जो टकसाल का अधिकारी होता था उसको क्या बोलता था, दरोगा, मतलब अब इनको क्या बनाया गया, दरोगा बना दिया गया, किनको, अब्दुल समद को। फिर जहांगीर के कुछ सिक्कों में क्या होगा, हाथ में क्या लिखा लगा हुआ रहेगा, शराब का प्याला, सबसे ज्यादा पीने वाले शासक थे इस वंश में। फिर देखते हैं अकबर ने राम सीता की आकृति वाले, साथ ही सूर्य चंद्रमा की आकृति वाले क्या किए थे, सिक्के चलाए थे। इसके अलावा जब इन्होंने असीरगढ़ पर अभियान किया था तो बांस की आकृति वाले सिक्के इन्होंने क्या किए थे, जारी किए थे। बाद में अगर देखें तो औरंगजेब ने क्या किया था, कलमा खुदवाना बंद कर दिया था सिक्कों पर, जो कुरान की कुछ पंक्तियां होती वो लिखवाना। इसके स्थान पर उन्होंने क्या किया था, मीर अब्दुल बाकी शाहबाई की जो रचनाएं थी उनके कुछ पंक्तियां इन्होंने लिखवाई। तो ये नाम याद रखिएगा, मीर अब्दुल बाकी शाहबाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो सिक्के कौन कौन सा, तो आप देखिएगा अकबर तक के ये पूरे के पूरे सिक्के हैं, कहां तक, ये जो सिक्के हैं यहां तक, दाम तक, ये मान के चलिएगा किनके समय से थे, और भी पहले से थे। जीतल तक के जो पूरे सिक्के हैं वो अकबर के समय से हैं, ठीक है। तो मुहर सबसे प्रचलित सिक्का था, सबसे ज्यादा लेन देन इसी में होता था। संसब अकबर द्वारा जारी किया गया सबसे बड़ा सिक्का होता था 101 तोले का, जो बड़े लेन देन में काम आता था, सोचिएगा 101 तोले का होता था। फिर देखिए इलाही सिक्का, तो अकबर ने ही चालू किया था, ये भी सोने का था। तो ये तीनों जो है ये सोने के हैं, मुहर, संसब, इलाही। फिर देखते हैं कौन सा, रुपया जलाली, ये दोनों दोनों क्या है, चांदी के, बस यही याद रखिए। फिर जो है दाम जो था ये तांबे का था, जीतल जो था ये भी तांबे का था, निसार ये भी तांबे का है, और अना जो होता था, सॉरी जो निसार है वो किसके द्वारा, जहांगीर द्वारा, और अना नामक जो सिक्का है वो शाहजहां द्वारा जारी किया जाएगा, ठीक। तो इतना याद रखिएगा, ठीक। ये सोने का, ये चांदी का, ये तांबे का, और ये भी क्या है आपका, तांबे का। तो ये तीन सिक्के जो हैं ये तांबे के, ये दो सिक्के चांदी के, और ये तीन सिक्के क्या हैं, सोने के हैं। तो इतना ही लिख लें, इतना ही लिख लें आप। अब देखिएगा मुगल कालीन साहित्य, तो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं वहां पर टिक कर दूंगा, और वहीं से आपको क्या करना है, उसको पढ़ना है।
तो बाबरनामा पढ़ चुके हैं कई बार। बाबरनामा तो नहीं था हालांकि इसका मूल नाम था क्या, तुजुके बाबरी। इसका अनुवाद होता है फारसी में और बनता क्या है ये, बाबरनामा। कौन करते हैं, तो अबुल फजल ने अब्दुल रहीम खान करेंगे, ठीक है। फिर तारीख अल्फी मुल्ला दाऊद, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आईनी अकबरी अकबरनामा तो अबुल फजल नहीं भूल सकते। मुक्ताब उल तवारीख बदायूनी ने किया है। तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने किया है। फिर हुमायूं नामा, ये गुलबदन बेगम या हुमायूं की बहन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, हुमायूं की बहन के द्वारा। तारीख ए शेर शाही तो अब्बास खां शरवानी। फिर इसके बाद क्या है, मसखन अफगानी, तो ये क्या लिखा हुआ है, नियामतुल्लाह के द्वारा लिखा हुआ है। फिर बात करें पातशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी। फतवा आलमगिरी औरंगजेब ने स्वयं लिखी है, फतवा आलमगिरी, ठीक है। आलमगीर इनका खुद का नाम था। आलमगीर नामा मिर्जा मोहम्मद काजिम सिराजी, ठीक है। बाकी नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। खुलासा उल तवारीख, तो नाम अच्छे होने चाहिए। सुजान राय खत्री, पढ़ लीजिएगा। दोनों में से कोई एक नाम क्या होना चाहिए, थोड़ा अलग होना चाहिए, ठीक। फुतहात ए आलमगिरी ईश्वर दास, इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो फतवा ए आलमगिरी औरंगजेब ने लिखा है, फुतहात ए आलमगिरी अगर आ गया तो ईश्वर दास, फुतहात और फतवा, ठीक है। नुक्सा दुलखुशा, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद समी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है। ये कहां से है, तो जौनपुर से है। कहां से है, जौनपुर। याद होगा जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई के नाम से किया है, पढ़े अभी। फिर उसके बाद क्या, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली, ये सब किसकी रचना है, सूरदास की रचना है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली, ये तुलसीदास जी की रचना है, ठीक। में मासर जहांगीरी ख्वाजा कामगार के द्वारा नियामत, ठीक है। और उसके बाद याद रखिएगा शाहजहांनामा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ये जो प्रश्न है पूछा जा चुका है, ठीक है, ये छोड़ दीजिएगा। रश खान, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है, रश खान। इनका नाम जो है सैयद इब्राहिम है, इनका जो मूल नाम है वो क्या है, सैयद इब्राहिम। ये हिंदू, ये क्या थे, मुस्लिम थे, लेकिन कृष्ण भक्ति से क्या थे, काफी जुड़े हुए थे। तुजुके बाबरी, तो बाबर वापस से रिपीट हो गया पहला वाला। तो जितना मैंने आपको टिक किया है, देखिए एक बार और टिक कर देते हैं जो इंपॉर्टेंट है, 1 2 3, अब ठीक है। तबकात अकबरी और यहाँ पर क्या है, आईने अकबरी। तो दोनों में देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, निजामुद्दीन अहमद, ठीक, ये नाम याद रखिएगा। फिर यहां से ये तारीख शेर शाही, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर आगे देखिएगा फतवा आलमगिरी, ये पढ़िएगा, आलमगीर नामा भी जरूरी है। खुलासा है, फुतहात ए आलमगिरी, पद्मावत तो हमको याद रहता है, ये तीनों याद रहते ही है, ठीक है। यहाँ पर ये पढ़ लीजिएगा, हो सकता है रिपीट हो जाए। प्रेम वाटिका, ये भी हमको पता ही रहता है लेकिन रिपीट हो जाए। अब देखिएगा जो हिंदी साहित्य थे उसमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली, ये भी मैं लिख देता हूं। ये जो तीनों रचना है किससे संबंधित है, तुलसीदास जी से संबंधित है। सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली, ठीक है। तो ये किसकी रचना है, सूरदास जी की रचना है। प्रेम वाटिका रस खान की। सुंदर श्रृंगार जो है, सुंदर कविराय की उपाधि है, कवि रत्नाकर सेनापति की है। फिर कविंद्र कल्पतरु कविंद्राचार्य की है। और ये तीनों कवि प्रिय, अलंकार मंजरी और रामचंद्रिका, ये तीनों के तीनों जो है केशवदास के हैं। ये पेज जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, नोट करिएगा इसको। अगला देखिएगा दाराशिकोर की रचना है। तो दाराशिकोर ने अपनी देखरेख में संस्कृत ग्रंथ भगवत गीता, योग वशिष्ठ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, भगवत गीता का भी और योग वशिष्ठ का भी। इसके अलावा इन्होंने 52 उपनिषदों का अनुवाद भी कराया है, ठीक है, जिसका नाम रखा है इन्होंने क्या, सिर ए अकबर इन्होंने नाम रखा है। काशी के पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का क्या कराया है, फारसी अनुवाद कराया है। इसके अलावा आपको याद रखना है इन्होंने एक ग्रंथ लिखी जिसका नाम था मज्म उल बहरीन, 2 समुद्रों का संगम, मतलब एक समुद्र बोल रहे हैं हिंदू, एक समुद्र बोल रहे हैं इस्लाम, ठीक है, उनको एक करने का मार्ग इन्होंने बताया था। तो क्या क्या याद रखना है, इन्होंने भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, योग वशिष्ठ, इनका क्या किया था, फारसी अनुवाद किया था। इसके अलावा 52 उपनिषदों का इन्होंने अनुवाद किया पंडितों के माध्यम से, और नाम क्या रखा है इसका, सर्रे अकबर पूछा गया क्वेश्चन है, और मजमुल बहरीन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो दाराशिकोर को स्पेशली याद रखना है, ठीक। फिर देखेंगे फारसी जो थी मुगलों की राजकीय भाषा थी,
मुगल सम्राट ने अनुवाद विभाग का नाम मतलब निर्माण कराया था, और इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष वो कौन थे? फैजी थे। वो कौन थे? फैजी, ये याद रखिए। इस विभाग में संस्कृत, अरबी भाषा, तुर्की, ग्रीक भाषाओं के अनेक कृतियों का क्या किया गया था? फारसी में अनुवाद किया गया था। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाया? आपका रज़्मनामा कहलाया। और अनुवाद किया किसने? तो अब्दुल कादिर बदायूनी। और किसने किया था? नकीब खान ने। तो महाभारत में दो लोगों का नाम याद रखना है, अब्दुल कादिर बदायूनी और नकीब खान, जबकि रामायण में केवल अब्दुल कादिर बदायूनी है। इसके अलावा सिंहासा बत्तीसी में अब्दुल कादिर बदायूनी है, तो याद रखना सिंहासा बत्तीसी, सिंहासा बत्तीसी भी अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा ही क्या किया गया था? अनुवाद किया गया था। फिर ज्योतिष की प्रसिद्ध ग्रंथ तुजुक का फारसी अनुवाद जो है जहान ए जफर नाम से मोहम्मद खां गुजराती ने किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपने पढ़ा तो नहीं होगा, ठीक है। ठीक, तुजुक एक ज्योतिष ग्रंथ है, इसका क्या किया गया है? अनुवाद जहान ए जफर के नाम से मोहम्मद खां गुजराती के द्वारा। ठीक है, नाम एकदम अलग है तो इसको नोट करिएगा। ठीक, आगे देखिए, अथर्ववेद का जो है इब्राहिम सर हिंदी ने किया है। पंचतंत्र तो अबुल फजल ने भी किया है, किस नाम से? अनवर सुहेली। इसके अलावा मौलाना मोहम्मद हुसैन फैज जो है उन्होंने यार ए दानिश के नाम से किया है। तो पंचतंत्र वाला याद रखना है। ठीक है, कलिया दमन अनुवाद जो है अबुल फजल ने किया है यार ए दानिश के नाम से। फिर राज तरंगिणी का फारसी अनुवाद किसके द्वारा? मौलाना शेरी के द्वारा। फिर गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती और नल दमयंती, यहां पर लिखा नहीं है, ये है नल दमयंती, इसका जो है अनुवाद जो है फैजी के द्वारा किया गया है। इसके द्वारा फैजी, ये टूडरमल नहीं है ना, ये टूडरमल नहीं है, ये फैजी याद रखिएगा, फैजी। टूडरमल ने ये किया है भगवत पुराण का अनुवाद। किसका अनुवाद किया है? भगवत पुराण का अनुवाद किया है। तो ये मिस्टेक हुआ है, इसको सही करिएगा। ये क्या लिखा हुआ आपका? फैजी। इसके बाद देखते हैं क्या भारत में मुगल कालीन प्रसिद्ध महिलाएं। तो देखते हैं हमीदा बानो बेगम, आपको याद होंगी, ये हुमायूं की क्या है? पत्नी है। इन्होंने क्या किया था? मकबरा बनाया था। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। ये गुलबदन बेगम जो है हुमायूं की क्या है? बहन है। ठीक है, इन्होंने हुमायूं नामा की रचना की है। इसके अलावा महामंगा, ये अकबर की धाय माँ थी। पर्दा काल आपने पढ़ा होगा। ठीक, नूरजहां जहांगीर की पत्नी, प्रशासन में इनका काफी ज्यादा हाथ बात होता था। इनका एक ग्रुप था जुंटा गुट। फिर मुमताज, ये शाहजहां की पत्नी थी जिसके नाम से क्या बना हुआ है? ताजमहल बना हुआ है। जहां आरा, ये क्या थी? बड़ी पुत्री थी। किनकी बड़ी पुत्री थी? तो शाहजहां की ज़ैबुन्निसा, ये औरंगजेब की पुत्री थी। ये औरंगजेब की पुत्री थी ज़ैबुन्निसा। और अस्मत बेगम, ये कौन थी? तो नूरजहां जी की माता थी। इन्होंने इत्र बनाने की विधि ढूंढ निकाली थी। कहां से? तो गुलाब की पंखड़ियों से। फिर आगे बढ़ते हैं क्या? मकबरे मुगल कालीन। तो बाबर का मकबरा कहां? काबुल में। हुमायूं का मकबरा कहां? दिल्ली में। अकबर का मकबरा कहां? सिकंदरा में। सिकंदरा मतलब कहां? आगरा के निकट। ठीक, फिर जहांगीर का मकबरा कहां? तो लाहौर में। अब जहांगीर के साथ दफनाया गया किनको? तो जहांगीर के साथ दफनाया गया नूरजहां को, जोड़े में है ना ये। फिर उसके बाद शाहजहां को कहां दफनाया गया? आगरा ताजमहल में। तो मुमताज भी है साथ में। फिर उसके बाद औरंगाबाद, तो औरंगाबाद में बीवी का मकबरा, जहां औरंगजेब और इनकी वाइफ कौन? तो दिलरास बानो बेगम, या इन्हीं को बुलाया जाता है रबिया दुर्रानी। राबिया दुर्रानी ईरान की कौन थी? राजकुमारी थी। तो इनका दूसरा नाम दिलरास बानो बेगम या रबिया दुर्रानी। इसके अलावा आप याद कर सकते हैं बहादुर शाह जफर जो अंतिम होते हैं 1857 की क्रांति वाले। तो इनका मकबरा कहां है? रंगून में है, रंगून। इसके अलावा आपने पढ़ा है क्या? शेर शाह। ठीक, इनका मकबरा कहां? सासाराम बिहार। ठीक, एक जगह यहां पर कलेक्ट करके लिखा हुआ है, इसको नोट करिएगा। ठीक है, तो यहां पर 3 जोड़े में दफनाए गए हैं। और भारत के बाहर जो है काबुल एक, लाहौर एक और रंगून एक, 3 लोग को दफनाया गया भारत के बाहर। ठीक, अब देखते हैं मुगल कालीन जो है विदेशी यात्री कौन कौन है। तो अकबर के समय रॉल्फ फिंच आएंगे, पहले अंग्रेज। ठीक, फिर फादर मोन्सेरात एका विवा, ये पुर्तगाल के रहेंगे। इबादत खाने में इनको बुलाया जाएगा, दोनों को। ठीक, फिर देखते हैं जहांगीर के समय विलियम फिंच आएंगे, फ्रांसिस्को पेटसाल्ट आएंगे, फिर कैप्टन विलियम हॉकिंस आएंगे। ये पहले अंग्रेज हैं जो समुद्री मार्ग से भारत पहुंचेंगे। समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाले इनके जहाज का नाम रहता है क्या? हेक्टर।
जहाज का नाम रहता है हेक्टर। ये सूरत में उतरेंगे और गुजरात सूरत में उतरेंगे और कहाँ, आगरा जाएंगे मिलने के लिए किनसे, किनसे, तो जहांगीर से, सर थॉमस रो। तो जहांगीर के दरबार में आएंगे, 3 वर्षों तक रहेंगे और अधिकारी जो व्यापारिक कर होते हैं उनसे मुक्ति दिलाएंगे ब्रिटिश कंपनी को। एडवर्ड टेरी, ये भी इनके समय आए, जहांगीर के समय। और पिएत्रो डेला वैले, ये कहां से आए, इटली से आए। बस थोड़ा थोड़ा याद रखेगा। तो इतना नाम हो गया। अब देखते हैं शाहजहां के काल में कौन आए, तो पीटर मुंडी आए। ठीक, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है एक बार कहीं पर क्वेश्चन। जिन बैप्टिस्टा ट्रेवरनियर, तो ट्रेवरनियर ऐसे याद रखेगा, ये क्या थे, ट्रेवल करते थे और जेवर बेचते थे। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि ये पेशे से क्या थे, तो जेवरी थे, जेवर का काम करते थे। निकोला मनुची, तो ये इंपॉर्टेंट है, निकोला मनुची, ये जहांगीर और औरंगजेब दोनों के काल में है। अब शाहजहां और औरंगजेब दोनों के काल में है, ये याद रखना है। अब ये 14 वर्ष की आयु में क्या करते हैं, इटली से भागकर आ जाते हैं, भारत में रहेंगे। इनकी मित्रता हो जाती है दारा शिकोह से। दारा की शिकोह की सेना में क्या करते हैं, तोप चलाने का काम करते हैं। ठीक है, और जब दारा शिकोह उत्तराधिकार के युद्ध में हार जाते हैं तो ये बन जाते हैं डॉक्टर। और आगे चलकर क्या करते हैं, एक बुक लिखते हैं जिसका नाम रहता है स्टोरिया दी मुगोर, मतलब स्टोरी द मुगल की। ठीक है, और उसको हिंदी नाम क्या दिया गया है, भारत का दर्पण कहा गया है। क्या बोला गया है, भारत का दर्पण, जिसमें 17वीं शताब्दी की आपको क्या मिलती है, जानकारी। फिर फ्रांसिस वर्नियर, कहां से थे, फ्रांसीसी थे, ये बस याद रखेगा। तो ये क्या बोलते हैं, फ्रांसिस वर्नियर की दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकार की लड़ाई का क्या किया है, इन्होंने वर्णन किया है, इसके ये साक्षित है। आगे देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक, परीक्षाओं में। तो अभी हम क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही देखेंगे, लेकिन आने वाले समय में क्या करेंगे, इसके पूरे ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, मुगल सम्राट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तानसेन, राम बली पांडे को अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी, राम बली पांडे नहीं, राम तनु पांडे है। क्या है, राम तनु पांडे, तो ये तो गलत है, तनु होना चाहिए था, तो पहला वाला गलत। तो एक जहां भी है वो गलत है। ठीक, ये तो गलत। फिर अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन से नहीं हुआ था। ठीक है, अकबर का विवाह जो हुआ था, देखो अगर बात करें भारमल की पुत्री और एक पुत्र, तो भगवान दास, और इनकी थी पुत्री हरखा बाई। ठीक है, इनसे होता है अकबर का विवाह, अकबर का विवाह इनसे होता है। ठीक है, और इनके पुत्र कौन होते हैं, मान सिंह, और मान सिंह की एक बहन होती है मान बाई। तो मान बाई जो है ये पत्नी ही किनकी, जहांगीर की, सलीम की। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ है। तो यहां पर तो गलत है, मान सिंह की बहन से नहीं हुआ था, बल्कि हरखा बाई से हुआ था, जो भगवान दास की बहन थी। तो दूसरा भी गलत, तो दो जहां पर है वो गलत, तो दो तो कहीं नहीं है। अच्छा, पहले वाले में ही है, ठीक है, वो तो पहले से गलत हो चुका है। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक है। भाई दो जो जहां पर, तीन जहां पर है वो तो सही है, तो तीन यहां पर है, तीन यहां पर नहीं है, मतलब ये गलत। तो इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। अब राजा टोडरमल, अकबर की सेना के प्रधान सेनापति, प्रधान सेनापति तो बन सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, प्रधान लिखा हुआ है। सेनापति तो थे, सबको सेना संचालन आता था, लेकिन प्रधान सेनापति नहीं थे। प्रधान सेनापति के समय में कौन थे, तो मानसिंह थे, तो प्रधान सेनापति नहीं थे, तो 4 वाला गलत। तो आपका केवल एक ही बाकी है, कौन सा, तीसरा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को पिक करना है आपको। अगला देखिएगा क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक के सड़क के आजम कहलाए जाने वाली सड़क का निर्माण किया है। तो एक ही व्यक्ति है, वो कौन है, शेरशाह सूरी। मैंने बोला था सड़क से प्रश्न पूछा गया है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इमारत और संस्थान क्या है, सुमिलित नहीं है, बोला है ना, ध्यान देना। तो शेरशाह का मकबरा सासाराम सही है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में सही है। ठीक है, और जहांगीर का मकबरा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है, एक नजर उसको देखो। जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में है, और हमको यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ मिल रहा है, बुरहानपुर, तो ये गलत है, यही गलत है। बीवी का मकबरा औरंगाबाद, बोला था मैंने। औरंगजेब और उनकी वाइफ रबिया दुर्रानी दोनों को यहीं पर दफनाया गया है, नाम क्या रखा गया है, बीवी का मकबरा। ठीक है, तो ये गलत है। अगला देखते हैं क्या, अधोलिखित में से कौन सा दारा शिकोह की रचना है। तो दारा शिकोह की रचना जो है, ना तो तबकात नासरी है, किताबुल हिंद भी नहीं है, तहकीक हिंद भी नहीं है, मज़्म उल बहरीन है, मज़्म उल बहरीन। ठीक है, तो ये रचना है, पूछा गया पीएससी में। फिर निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित है, तो बताना है। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध तो हुआ 39 में, तो देखो डेट पूछा है,
कन्नौज का युद्ध हुआ कब? 1540 में, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। खानवा का युद्ध जो है, खानवा का युद्ध जो है 1527 में हुआ है, बाबर और राणा सांगा के बीच में, पानीपत के युद्ध के बाद। तो केवल यही वाला सत्य है। ठीक। शाहजहां नामा के लेखक कौन है? तो इनायत खां। एक बार देखिएगा, जितने लिस्ट में है उतना ही नाम आपको याद रखना है। गुलबदन बेगम ने क्या किया है? शाहजहां तो स्वयं नहीं थे, शाहजहां ने नहीं लिखी है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है, और लाहौरी जी तो ताजमहल के कारीगर थे। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिली? तो उस समय थे वो कालानौर पंजाब में, यहीं पर इनका राज्याभिषेक करवाया जाता है। मिर्जा अब्दुल कासिम क्या करेंगे? राज्याभिषेक करेंगे बैरम खां के कहने पर। अता अली खां किसका नाम था? तो अता अली खां था तानसेन को बुलाया जाता था। अता अली खां जो है तानसेन को बुलाया जाता था। ऑप्शन में अवेलेबल है क्या? नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। फिर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया है? तो वो दिया है किसमें? स्थापत्य में। ठीक है, स्थापत्य वाला इसमें मिसिंग है, लेकिन स्थापत्य वाला आप लोग रेडी करिएगा, वो यहाँ पर मैं डाल नहीं पाया हूँ। ठीक है, उसको आप लोग रेडी करिएगा, किसने कौन सा विभाग या कौन सा इमारत बनवाया है। अब देखिएगा, अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारतीय चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव परिलक्षित होता है? तो देखिएगा, चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो केवल और केवल जहांगीर का काल है। आपको यही याद रखना है। तो जहांगीर कहां पर है जहांगीर ऑप्शन में, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन को भटकाने के लिए आपको ऐसा पूछा हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है चित्रकला से संबंधित अगर आएगा मुख्यतः, तो आपको याद रखना है कौन? जहांगीर। अब देखिए, दो चीज यहां पर मैंने स्किप कर दिया है। एक तो लिखा है क्या? चित्रकार। ये आप लोग का रेडी करना है, कौन से चित्रकार किनके दरबार में? तो आप याद रखिएगा, हुमायूं के समय से क्या होता है? मुगल काल में चित्रकारी की शुरुआत होती है। दूसरा याद रखना है कि इनका काल स्वर्णकाल कहलाता है, तो जहांगीर का। और इसके बाद है स्थापत्य। तो वीडियो लंबा हो जाता, लेकिन मैंने कुछ स्थापत्य यहाँ पर शामिल कर लिए थे, जैसे कि मकबरा वाला। बाकी आप देखिएगा, आपको डील करना है हुमायूं के समय क्या बना, अकबर के समय क्या बना, जहांगीर के समय क्या बना, और देखना है शाहजहां और औरंगजेब के समय। तो आप एक काम करिएगा, बाकी जो शाहजहां को छोड़कर बाकी सब एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर ले, कहां कहां बना है, क्योंकि उनके में बहुत कम है। और जो भी छूटेगा वो किसके समय में आ जाएगा? फिर शाहजहां के समय आ जाएगा, तो आसान हो जाएगा आपका। ठीक है, एक प्रश्न और यहां पर है हमारे सामने, देख लेते हैं क्या कि शाही व्यक्ति की सूची मकबरा जोड़ना है। तो देखते हैं भाई, बाबर का मकबरा कहां पर है? तो काबुल में है। खुसरो का मकबरा तो हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, लेकिन देखते हैं हमारे नॉलेज से बनेगा कि नहीं बनेगा। नूरजहां, तो नूरजहां याद रखिएगा लाहौर में दफनाई गई है। जोड़ी में है कि नहीं? देखो यहां पर मैंने बोला था लाहौर में, एक बार नजर डालते हैं, हमारे पास होना चाहिए ये। ठीक, देखो मैंने बोला है नूरजहां। ठीक, तो लाहौर में, तो कहां पर? लाहौर में दफनाया गया है। ठीक, तो ये क्या है? नूरजहां लाहौर में। तो ये दो है, तो आप बना सकते हैं कि देखिए ए का टू दो जगह दिख रहा है, बस यहाँ और यहाँ। ठीक, और उसके बाद 3 का 1 कहां दिख रहा है? बस यहाँ। हो गया, यही आंसर है। बाकी आपका मैच हो जाएगा। यहाँ पर इलाहाबाद में बना है। रबिया दुर्रानी का भी आपको पता है, औरंगाबाद, मैंने बोला था रबिया दुर्रानी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो अगला जो टॉपिक में वीडियो जो आएगा वो रहेगा कौन सा? मध्य भारत का इतिहास। ठीक है, विजयनगर, क्षेत्रीय राजवंश, भक्ति सूफी आंदोलन, क्षेत्रीय भाषा का विकास, इसको मत पढ़िएगा, मेंस का टॉपिक है। और मराठा में केवल और केवल आप पढ़ के रेडी रखिएगा शिवाजी। केवल और केवल क्या पढ़ के रेडी रखना? शिवाजी। पेशवा काल को हम आधुनिक भारत में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इस वीडियो में हमारा जो भी कंटेंट था वो हमने दे दिया है। अब तैयार रहिएगा, हमारा अगला वीडियो क्या आएगा? परसों, यानी 3 तारीख को। ठीक है, समय रहेगा, उसमें आप क्या करिएगा? प्रिपेयर करिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ, जिससे आपकी तैयारी और अच्छा दिशा प्राप्त हो। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।